हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल अली आज अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर आपके लिए अनसॉल्व 2025 का सेट नंबर फर्स्ट चल रहा था 324 IX। उसका मैं आगे का पार्ट लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करा दिए थे लास्ट लेक्चर में। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ। इसके सभी खंड करने हैं और सभी खंड 5-5 नंबर के होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या दिया है? कह रहे यदि एफ एक्स बराबर इतना दिया है, यानी फंक्शन हमारा एफ एक्स बराबर दिया है कि -2, यदि क्या दिया है एक्स लेस देन आर इक्वल टू -1, फिर 2x यदि एक्स का मान ग्रेटर -1 है बट लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और 2 है यदि क्या दिया है कि x का मान ग्रेटर 1 हो जाए। तब हमें क्या प्रूव करना है? x बराबर -1, x बराबर 1 पर फलन के सत्य की जांच करनी है। x बराबर -1 पर और 1 पर। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन में जो फंक्शन है वो तो नोट कर ही लेंगे। अब हमें इसमें दो पार्ट बनेंगे। हमें x बराबर 1 के लिए, हमें x बराबर 1 के लिए मैं चेक करूंगा। देखो भाई, सबसे पहले संतत के लिए आपको पता होना चाहिए हमें x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए। देखो, ये जो बीच वाला फंक्शन है उसमें क्या कह रहा कि x का मान या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। यानी जब x का मान 1 होगा तब बीच वाला फंक्शन, 1 से छोटा होगा तब बीच वाला फंक्शन, बट -1 से बड़ा होना चाहिए। यानी बीच वाला जो फंक्शन है ये कब यूज होगा? ये तब यूज होगा जब x का मान -1 से +1 के बीच में हो या +1 के बराबर हो। तो x बराबर +1 है ना, तो +1 पर वैल्यू कहाँ से मिलेगी? बीच वाले से रख दो, x बराबर 1। तो मैं ये देखता हूं कि फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 2 मिल गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब हमें इसी पॉइंट पर हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। देखो, जिसने लिमिट टॉपिक नहीं पढ़ा उसको उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा। तो x लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस करके निकालते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 में हम लिमिट को मूव करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 - 0, 0 की जगह पर h लिख दिया तो h की लिमिट लगा दी टेंस टू 0। अब हम मालूम है जब अगर हम 1 में से कुछ कम कर देंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, और जब x का मान 1 या 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ से आ रही है? इस बीच वाले फंक्शन से, यहाँ से हमको मिल रही है। तो अगर हम यहाँ से फंक्शन की वैल्यू हमको मिल रही है तो इसका मतलब तो क्या होगा? x की जगह पर क्या रखा जाएगा? एफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या है? 1 - h, तो रख दो 2 1 - h। अब हम h बराबर जब 0 रख देंगे तो 2 × 1 यानी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार अगर हम RHL को निकालते हैं तो ये हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 1 + 0 एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 + h। हम 1 में अगर कुछ ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से 1 से बड़ा हो जाएगा, और x का मान जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ से आएगी? नीचे। यानी जब x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन हमेशा 2 बना रहेगा, तो यहाँ 2 रहेगा। h अगर हो तो 0 रख दो, है ही नहीं तो 0 कहाँ रखे? तो 2 ही बना रहेगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब अगर हम बात करूं यहां से समीकरण 1, 2 और 3 से, मैं ये देखता हूं कि LHL का मान और RHL का मान और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है? बराबर। जब तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं एफ ऑफ एक्स इज क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स जो हमारा है, एफ एक्स जो हमारा, एक मिनट थोड़ा मैं पॉइंटर को महीन कर लूँ, ज़्यादा डार्क जा रहा है। हाँ, तो यहाँ से अब हमारा बन जाएगा हेंस एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या हो गया? इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि संतत हो गया एट एक्स बराबर 1। अब बिल्कुल सेम कतई ऐसे ही क्वेश्चन हमको किसके लिए लगाना है? एक्स बराबर -1 के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। कैसे? सेकंड नंबर में जब हम डालेंगे, यहाँ से लगा देता हूँ। अच्छा,
सेकेंड नंबर क्या है, x बराबर -1 के लिए। अब हम इसके लिए जब हम लगाएंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, जब हम इसके लिए लगाएंगे तो भाई x बराबर -1 पर भी फंक्शन की वैल्यू कहने के लिए x बराबर 1 -1 सॉरी। तो क्या जो पहला वाला जो पार्ट है इसमें क्या है कि x का मान जब हमारा क्या है या तो -1 है या -1 से छोटा है, तो हमारा क्या आता है, ये ऊपर वाला मान आएगा। तो x का मान -1 है तो क्या रहेगा, ऑलवेज -2 रहेगा। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 3 दे चुके, 4 दे दो। अब हम अगर LHL निकालते हैं तो हमें मालूम है पॉइंट कौन सा इस बार है, -1 है। LHL कैसे निकाली जाती है, माइनस करके। अब हम यहाँ में मालूम है लिमिट क्या होगी, h टेंस टू 0 f ऑफ -1 -h, ये है। अगर हम -1 से कुछ कम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा क्या हो जाएगा, -1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर से ही आएगी, क्योंकि x का मान अगर हमारा क्या है, अगर x का मान -1 या -1 से छोटा है तो -2, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा -2 बन गया। समीकरण नंबर 5 दे दो। इसी प्रकार अगर हम RHL निकाल लें तो मैं क्या देखूंगा, लिमिट x टेंस टू 1 + 0 फिर f ऑफ x बराबर, तो क्या आएगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 + h, ये बन गया हमारा। अब हम अगर 1 में कुछ ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 1 में कुछ ऐड करेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा तो हमारा फंक्शन की वैल्यू नीचे से आएगी, तो नीचे से वैल्यू आएगी, सॉरी ओ -1 है पॉइंट, हाँ -1 टेंस टू -1, हाँ -1 + 0, तो यहाँ हमारा क्या बनेगा भैया, -1 + h। -1 से बड़ा, -1 से बड़ा कहाँ है, सेकेंड में है, तो इसका मतलब 2 -1 + h। अब h बराबर अगर हम 0 रख देते हैं, कितना h बराबर, तो 2 -1 + 0, ये आ जाएगा हमारा -2, 6 दे दो। इसी प्रकार अगर हम देखें समीकरण 4, 5 और 6 से, तो मैं ये देखता हूँ कि LHL बराबर RHL, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू इसके बराबर हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, अतः जो फलन f ऑफ x है, x बराबर -1 पर भी क्या है, संतत है। तो ये दोनों जगह फलन क्या है हमारा, संतत हो गया। तो ये हमारा 5 नंबर में क्वेश्चन था। थोड़ा नो डाउट थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि 2 पॉइंट पर चेक करने के लिए कहा, इसलिए इंक्रीज हो बड़ा हो गया थोड़ा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारा कौन सा रहेगा, कहाँ गया भाई मिटाने वाला, अरे भाई कहाँ गया यार, अच्छा अच्छा अच्छा, ये है, ये हमारा बन गया, ये कट जाएगा। सॉरी 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 भाई, ये इरेज कर देता हूँ मैं, ये हमारा इरेज हो गया लगभग, इसको मैं इस तरीके से इरेज कर देता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 का खा, 6 का खा। देखो कह रहे 3 वेक्टर्स ए बी सी इस प्रकार दिए कि एक प्रतिबंध सेटिस्फाई कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ओके, तो कह रहे हैं यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि दिया क्या है कि हमको ये चीज दे दी, चलो इसको हम क्या करते हैं, जरा नीचे खिसका देते हैं, इसको क्या करते हैं हम नीचे की ओर खिसका देते हैं। ठीक है, अब ऊपर हम क्या दे दिया, हमको क्या है, हमको ये दे दिया है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है, 3 दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर बी
4 दिया है और मॉड ऑफ वेक्टर सी हमें 2 दिया है। तो कह रहे हैं वेक्टर ए डॉट, ये पूछा वेक्टर ए डॉट प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए बराबर में कितना, क्वेश्चन मार्क है। अब हमें ये बताना है कि इसका मान कितना आएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग करने पर अगर हम वर्ग कर देते हैं तो हम जानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर 0 है। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। हमें मालूम है बेटा एक फॉर्मूला होता है सदिश का वर्ग बराबर उसके मॉड का वर्ग, तो ये हो गया सदिश का वर्ग बराबर उसके मॉड का वर्ग। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए बराबर 0। अब हम देखें मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर बी 4, 4 का स्क्वायर, वेक्टर सी 2 का स्क्वायर। अब इसको उधर लिए चलो, अच्छा तो हम इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए। अब ये 9 16 9 25 और 4 29 हो जाएगी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 29 अपॉन में 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर में था। ये अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। अब इसी प्रकार अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हाँ इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं, आप जरूर वीडियो देखें, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कैसा वीडियो लगा है, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जरा ध्यान से देखिए। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या इतनी दे दी, हवा का बुलबुला है, उसकी त्रिज्या इतनी दे दी है कि दर से बढ़ रही है। उसके बाद में इन्होंने हमसे बोला है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा हो, ये त्रिज्या इतनी। तो मैं मान लेता हूँ, माना बुलबुले की त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ, बुलबुले की त्रिज्या को सपोज कर लेता हूँ, चलो आर मान ली। अब ये बढ़ रही है तो इसमें क्या दिया है, वेग परिवर्तन कहते बढ़ रही है, तो इसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन डी आर अपॉन डी टी क्या है, बढ़ रही है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए समीकरण नंबर 1। तो कह रहे बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा जब त्रिज्या इतनी। तो बुलबुले का आयतन हम लिख लेते हैं, बुलबुले का आयतन। तो बुलबुला हमारा गोलाकार होगा, तो बुलबुला का आयतन हमारा क्या होगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बुलबुले का आयतन क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हम टाइम के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी वी गेट। तो क्या होगा टी के सापेक्ष अवकलन, तो डी वी अपॉन डी टी बराबर ये 4π/3 और ये क्या आर क्यूब का पावर आगे उसमें से कम, फिर आर का क्या होगा डी आर अपॉन डी टी, ये 3 3 कट गया। अब हमको क्या दिया 4πr² डी आर अपॉन डी टी। अब चूंकि कह रहे हैं तब परिवर्तन की दर बताइए जब त्रिज्या कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर त्रिज्या का मान 1 रख दें, 1 का इसको डी आर अपॉन डी टी 1/2 आगे लिख दिया, चूंकि आर बराबर 1 है एंड डी आर अपॉन डी टी त्रिज्या में 1/2, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, यानी क्या बचा हमारा 2 पाई कह सकता हूँ घन सेंटीमीटर पर सेकेंड,
ये हमारा आंसर आ गया। ये इस तरीके से हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता रहता है क्वेश्चन है। इसके बाद में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ट्रैकिक प्रोग्रामन से है, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, रैखिक प्रोग्रामन। और इससे क्वेश्चन 5 नंबर में लगभग हर बार आता है, रिपीट करता है। कह रहे हैं निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का आलेखी विधि से न्यूनतमीकरण करना है। तो हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना। तो z है क्या, z हमारा दिया है 3x प्लस 2y, ये मिनिमाइज करना है। और व्यवरोध हमारे क्या दिए हैं, x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 8, फिर 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15, और x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारा यही करना होगा, जो व्यवरोध, इनको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, सबसे पहले दिए गए व्यवरोधों या समीकरण भी कहते हैं को समीकरण रूप में लिखना, समीकरण रूप में लिखने पर। तो लिखो समीकरण रूप में, तो x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण 1 हो गया, फिर 3x प्लस 5y बराबर 15 समीकरण 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को मुझे चलो अच्छा, वैसे तो मैं पॉइंट निकालने होंगे एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पर, लेकिन मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, x बटे 8 प्लस वाई बटे 8 बराबर 1। ये अंताखंड रूप हो गया सरल रेखा का। तो हम कह सकता हूँ कि ये जो सरल रेखा है हमारी, ये जो हमारी रेखा है, ये हमारी x पर भी 8 का, y पर भी 8 का अंताखंड काटती है। चलो दूसरी समीकरण है वो भी लिख लेता हूँ, 3x प्लस 5y बराबर 15, 2 हो गई। तो यहाँ 15 से भाग कर दो, 15 से भाग कर दिया, ताकि अंताखंड रूप मानते हैं 15, 15, तो x बटे 5 प्लस y बटे 3 बराबर 1, ये बन गया हमारा। अब x पर 8 बाई, तो पहला कांस्टेंट x पर 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 का 0 हो गया। बाई पर भी 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 का 8 हो गया। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, मिला देना है इस तरीके से। तो ये हमारी रेखा फर्स्ट हो गई। दूसरी क्या है, और देखो यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू है, तो निश्चित रूप से रीजन इसके ऊपर बनेगा। क्यों, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, चाहो तो देख लो 0 0 करोगे, 0 0 8 से बड़ा नहीं होता, तो ये रीजन नहीं हो सकता। अब x पर 5 है, दूसरा कह रहा है 5, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है, 5 का मध्य। बाई पर 3 है, 1 2 3, ये 3 हो गया 0 का मध्य। तो इन दोनों को मिला दो भैया, ये मिल गया हमारा, ये लाइन नंबर 2 हो गई। देखो रीजन इसके भी ऊपर है, अच्छा इसके ऊपर है, उसके नीचे है, इसके नीचे है, जरा ध्यान से देखिएगा भैया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एट 0 का 0 फ्रॉम 1 बी है, संतुष्ट नहीं करेगा। देखो रखो 0 प्लस 0 ग्रेटर और इक्वल टू 8, तो क्या 0 ग्रेटर इक्वल टू 8 होता है, नहीं, इट इज असत्य। इसका मतलब ये 0 0 पॉइंट पहली असमिका को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब रीजन नीचे हो ही नहीं सकता, ऊपर ही होगा। दूसरी बात, अगर हम यही बात करें एट 0 0 फ्रॉम टू समीकरण 2 से, तो मैं देखूं तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 15 0, ये इट इज, ये सत्य है, ये तो ट्रू हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं इसके अनुसार रीजन नीचे होना चाहिए, इसके अनुसार ऊपर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं, हमें कॉमन रीजन देखना पड़ता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से स्पष्ट रूप से ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा z का कोई भी न्यूनतम मान, हमको रीजन ही क्लियर नहीं हो रहा, हमें कोनी बिंदु तो पता लगे, तो मैं कर दूंगा यहाँ पर, मैं कह दूंगा अतः यहाँ पर कोई भी सुसंगत सुसंगत क्षेत्र
प्राप्त नहीं होता है, कोई भी सुसंगत क्षेत्र प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो नो सॉल्यूशन। ये किताब में आंसर दे देते हैं कि हल है, जबकि दरअसल ऐसा नहीं है, क्योंकि 0,3 इन्होंने दिया है आंसर। 0,3 सॉल्यूशन जो है कहाँ सेटिस्फाई कर रहा, पहले कांस्टेंट को, दूसरे को करेगा, और जब तक दोनों को सेटिस्फाई करेगा उसी पर उसको करना है, तो ये गलत दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी सुसंगत हल नहीं है, नो सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रायिकता से है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यहां पर अगर आप चाहो तो ऊपर का रीजन छायांकित कर दो और नीचे का भी कर दो। यही कारण है कि हमें कोई सुसंगत के ऊपर भी नीचे भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रायिकता से रिलेटेड है, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है प्रायिकता। और ये जो क्वेश्चन हमारा आया है सन 2025 वाले सेट में, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 6 का। बड़ा क्या कहा, किसी प्रश्न को 3 छात्र ए बी सी द्वारा हल करने की प्रायिकताएं इतनी हैं, यानी कि छात्र ए के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्या दी है, 3/10। तो छात्र ए है भैया, छात्र ए के द्वारा, तो छात्र ए के द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता 1 - हल करने की प्रायिकता, तो क्या आएगा, 7/10। ओके, छात्र बी के द्वारा, छात्र बी के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1/5। छात्र बी के द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता 1 - प्रश्न हल करने की प्रायिकता 4/5। साथ में सी के छात्र सी के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता भैया 1/10 है, तो छात्र सी के द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता 1 - 1/10 से नहीं 9/10। तो ये कहे क्या रहे हैं, कह रहे हैं तो प्रश्न के हल हो जाए। प्रश्न हल होने की घटना कई प्रकार से हो सकती है। प्रश्न हल हो जाए, अरे भाई तीनों में से कोई एक हल कर दे, प्रश्न हल हो गया। कोई एक कर दे, सभी कर दे, कोई दो कर दे, तो प्रश्न हल हो जाएगा। तो प्रश्न हल हो जाए, इसका मतलब प्रश्न हल हो जाए मतलब कम से कम एक हल कर दे। तो मैं इसको जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि प्रश्न हल हो जाए, ऐसा हो जाए, तो पहले ऐसा ना होने के निकालो। अतः प्रश्न हल न होने की प्रायिकता, प्रश्न हल ना होने की, तो जो नाना वाली हैं, जो नाना वाली प्रायिकताएं उनकी गुणा कर दो। 7/10 है और 4/5 है और 1/10 है। अब ये बात, सॉरी नहीं, गलत जगह में, 7/10, 4/5, हाँ 9/10, ये 9/10 है। तो मैं काट सकता हूँ यहाँ से, क्या काट सकता हूँ भाई, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कट गया, और नहीं कट पाएगा। तो क्या आएगा, 9×7=63, 2×9 = 2 × 126, 5×25 250, नहीं 2 से तो कट रहा था, तो काट दो, हाँ तो 2 से कट गया, तो 9×7=63, 63/5×25 125 आ गया। अतः अभीष्ट प्रायिकता यानी प्रश्न हल होने की प्रायिकता 1 - प्रश्न हल न होने की प्रायिकता, तो 125 - 63/125, तो भैया 2 बचेगा, 5 से 3 12 में से 6 जाएगा, तो 125, यानी कितना आ जाएगा, 62/125। आंसर क्या आएगा, 62/125, ये हमारा आंसर बन गया। तो इस तरीके से प्रायिकता का क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से
ये क्वेश्चन नंबर 6 के पांचों पार्ट आज कंप्लीट हो गए। तो अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 लॉन्ग लॉन्ग वाले क्वेश्चन बचे हैं। अगले लेक्चर में मैं उन क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।